तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अपने भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में, क्योंकि ये बात हम सभी को पता है कि अपने भारत के संविधान में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमने दूसरे देशों के संविधानों से ग्रहण की है या ली है। सबसे पहले अपने भारतीय संविधान के जो कुल 355 अनुच्छेद हैं, उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। एक अंग्रेजों का कानून था भारत शासन अधिनियम 1935, तो वहाँ से हमने लगभग 250 अनुच्छेद ग्रहण किए हैं अपने कुल 355 अनुच्छेदों में से। यानी अपने भारतीय संविधान में जो कुल 355 अनुच्छेद हैं, उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद यानी 250 अनुच्छेद तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए थे, जो लगभग 60% होता है। इस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी हम भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत मान सकते हैं, क्योंकि इसी एक कानून से 250 अनुच्छेद लिए गए थे, कुल 355 में से लगभग 60%। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को हम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है वो मान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरे देशों से हमने अपने संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण की है। तो सबसे पहला आता है संसदीय शासन व्यवस्था, जो हमने ली है ब्रिटेन से। यानी हमारे भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसको हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ 2 प्रकार की कार्यपालिका का होना, एक वास्तविक, दूसरी नाम मात्र की। जैसे भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं और वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उनके मंत्री आते हैं। दूसरा संसदीय विशेषाधिकार, वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए। संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ है कि जो अपने संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा, उनके सदस्यों को कई विशेष प्रकार के संसदीय विशेषाधिकार मिलते हैं संसद के अंदर, तो वो भी हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए हैं। तीसरा विधि का शासन यानी कानून का शासन, वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है कि हमारे भारत में विधि के शासन को अपनाया गया है। यानी कानून के शासन को, जो भी व्यक्ति विधि या कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा भी भुगतनी पड़ती है। तो विधि का शासन यानी कानून का शासन भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। 4 नंबर पे है एकल नागरिकता, वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यानी अपने भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, और भारत में नागरिकता देने का कार्य है वो केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय है वो नागरिकता देने का काम करता है। भारत में राज्य सरकारों को नागरिकता देने का अधिकार नहीं है। तो भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, और वो सिस्टम हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ साथ में हम अमेरिका की भी चर्चा कर लेते हैं कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन अपने भारत में सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है, और वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसके बाद 5 नंबर पे आता है मंत्रिमंडल व्यवस्था, जो कि हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। कि जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री और उनके सारे मंत्री, ये तो जो मंत्री बनने का जो सिस्टम है, मंत्रिमंडल व्यवस्था, वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। तो ये शुरू की जो 5 चीज़ें हैं वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। फिर 6 नंबर पर आते हैं मौलिक अधिकार, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। जिस प्रकार से वर्तमान में भारत के नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो ये जो मौलिक अधिकार की व्यवस्था है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। पहले भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार मिले हुए थे, लेकिन बाद में 7वें मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संपत्ति कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो जो हमारे देश के संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। उसके बाद में 7 नंबर पर आता है न्यायिक पुनरावलोकन, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को, ऐसे कानून जो संविधान या विधि के विरुद्ध हो, तो ऐसे कानूनों को हमारे देश की न्यायपालिका अवैध या रद्द घोषित कर देती है। वो व्यवस्था न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है, और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हमने ग्रहण की है अमेरिका से। फिर 8 नंबर पर आता है संविधान की सर्वोच्चता, यानी हमारे देश में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जाता है कि हमारे देश यानी भारत में किसको सर्वोच्च माना गया है। तो ध्यान रखना, भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, राष्ट्रपति, संसद, इनको सर्वोच्च नहीं माना गया। तो जो संविधान को सर्वोच्च माना गया है वो व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। फिर 9 नंबर पर आता है निर्वाचित राष्ट्रपति, वो व्यवस्था भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होते हैं। वो व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ली है।
फिर 10 नंबर पर आता है महाभियोग। हमने सुना होगा कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगता है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। जब राष्ट्रपति संविधान या विधि के विरुद्ध काम करते हैं तो उनको एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है और उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग, जो संसद में लाया जाता है। तो ये जो महाभियोग की व्यवस्था है वो भी अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण की है। फिर 11 नंबर पर आता है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का अर्थ होता है कि देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में शक्तियों का बंटवारा कर देना। ये संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। फिर 12 नंबर पर आता है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों में तीन से चार सूचियों के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो चौथी सूची होती है अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों में जो विषय आते हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र के पास होती है, ये व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। फिर 13 नंबर पे आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। आप लोगों को पता होगा कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना या नहीं करना सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है और नीति निर्देशक तत्वों को लेकर किसी भी न्यायपालिका में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। इसके बाद में 14 नंबर पे आता है राज्यसभा में मनोनयन, यानी हमारे भारत के राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है अपनी ओर से, जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद में विशेष रुचि रखते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करना, ये व्यवस्था भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। फिर 15 नंबर पर आता है संविधान संशोधन। समय समय के अनुसार हमारी सरकार है वो संविधान में संशोधन करने का काम करती रहती है और संविधान संशोधन की व्यवस्था हमने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली है। बहुत जल्द अपना एक विशेष वीडियो इस संविधान संशोधन के ऊपर आने वाला है कि भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, और एक वीडियो ये भी आने वाला है कि अभी तक भारतीय संविधान में कौन कौन सा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो संविधान संशोधन वैसे अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दे रखा है और हमारे देश में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है। इसके बाद में 16 नंबर पे आता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यानी हमारे संविधान के अंदर जो 3 शब्द लिखे हुए हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किए हैं। फिर 17 नंबर पर आता है गणतंत्र, यानी हमारे देश में गणतंत्र को अपनाया गया है, यानी हमारे देश के जो मुखिया है वो एक वंशानुगत आधार पर नहीं होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। वो व्यवस्था हमने फ्रांस के संविधान से ली है। फिर 18 नंबर पर आता है समवर्ती सूची, कि केंद्र और राज्य सरकारों में 3 सूचियों के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उनमें से जो समवर्ती सूची का सिस्टम आता है कि जिसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन अंत में केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। तो वो समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। फिर 19 नंबर पर आता है संयुक्त अधिवेशन, यानी संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारत में कानून निर्माण का काम है वो संसद करती है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर, और अंत में राष्ट्रपति उनके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं उस विधेयक पर, फिर वो कानून बनता है। तो कई बार संसद का एक सदन है वो किसी कानून को रोक लेता है, तो उस मुद्दे पर राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक बुलाता है। और जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखो यहाँ ध्यान देने बातें ये हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो काम है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन संसद के दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन, दोनों की संयुक्त बैठक की अगर अध्यक्षता करने का काम करना होगा तो वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की व्यवस्था है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। फिर 20 नंबर पे आता है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का खंडन, यानी जो राष्ट्रपति की जो 3 इमरजेंसी पावर होती है, 352, 356, 360, यानी जब 352 लगता है हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल, तब भारत के सभी नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है वो स्थगन, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, यानी कुछ समय के लिए भारत के नागरिकों से जो मौलिक अधिकार है वो वापस ले लिए जाते हैं। तो ये व्यवस्था हमने जर्मनी से ली है। फिर लास्ट में अंतिम में आता है 21 नंबर मौलिक कर्तव्य, कि भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकारों के साथ साथ 11 मौलिक कर्तव्य भी मिले हुए हैं। ये मौलिक कर्तव्य की जो व्यवस्था है वो हमने रूस के संविधान से ली है।
तो मित्रों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि अपने भारतीय संविधान में दूसरे देशों के संविधानों से क्या क्या चीज़ें ग्रहण की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जानकारी आपके आगे कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा स्तर पर काम आने वाली है। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ।